Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic of Hindu Marriage Act. लास्ट जो प्रीवियस क्लास थी हमारी उसमें हिंदू मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग हमने वॉइड मैरिज का जो कंसेप्ट था वो अच्छे से डिस्कस कर लिया था। किसी प्रकार का डाउट अगर आपको रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कंसेप्ट है हम डील करेंगे सेक्शन नंबर 5 क्लोज 2 से। सेक्शन नंबर 5 क्लोज 2 जो है वो बात करता है कि अगर कोई मेंटल, मेनली तो ये बात करता है फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट की बात करता है। एक सेकंड, जब फ्री कंसेंट की बात होती है तो जब हमने कल 5 का क्लोज 2 करा था उसमें था कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। मान लो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, माइंड है, मेंटल डिसऑर्डर है और रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी, जो दौरे वगैरह पढ़ते हैं वो अगर पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। अगर फ्री कंसेंट ना हो तो मैरिज क्या मानी जाती है? वो मैरिज मानी जाती है वॉइडेबल। और वॉइडेबल का कंसेप्ट किस में दिया गया है? वॉइडेबल का हमें जो कंसेप्ट दिया है सेक्शन 12 में। एक चीज और, इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज और मैं कल आपको बताना भूल गई थी। जो रेमेडीज हमने कल करी थी कि अगर मान लो सेक्शन 5 क्लोज 3 का तो अभी हमने कंसेप्ट किया ही नहीं, हमने 4th का किया था, 5th का वो भी मैंने कल डिटेल में नहीं करवाया, उससे लास्ट क्लास में था। अगर इनका कॉन्ट्रावेंशन कोई करता है उसके लिए भी प्रोविजन है सेक्शन नंबर 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में कि पनिशमेंट का प्रोविजन है। एक बार आप पेरेक्ट निकाल लीजिए। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन जो 18 है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सेक्शन 18 जो है उसमें पनिशमेंट की बात कर रहा है। सेक्शन 18 में जो पनिशमेंट है वो थोड़ी कम है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग जो प्रोटेक्शन जो एक्ट आया था उस एक्ट में वो पनिशमेंट थोड़ी सी ज्यादा है। ये क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टन other condition for Hindu marriage, every person who procures a marriage of himself or herself to be solemnized under this act, इस एक्ट में की हो in contravention of the condition, कौन कौन सी कंडीशन को कॉन्ट्रावेंट किया हो, 3rd, 4th और 5th को, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। पहला क्लॉज इसका कहता है इन द केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अगर मान लो 5(3) का कॉन्ट्रावेंशन है तो क्या पनिशमेंट है इसमें? इसमें ये कह रखा है कि रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है जो 2 साल तक हो सकती है। रिग्रेस होगी ये, ऐसा नहीं कि सिंपल इंप्रिजनमेंट है। रिग्रेस का कांसेप्ट मैंने आईपीसी के लेक्चर में कवर करवाया है, अगर आपने नहीं देखा तो वहां देख लीजिए। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है एक्सटेंड टू का मतलब है अप टू 2 इयर्स हो सकता है। प्लस नहीं है ये, और है, और वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब या फाइन हो सकता है जो 1 लाख रुपीस तक हो सकता है। 1 लाख रुपीस का फाइन, जब 1 लाख रुपीस का फाइन दिया हुआ है, या विद बोथ, फिर और आया हुआ है विद बोथ, या ये दोनों चीजें भी दी जा सकती है। जैसे पुराने टाइम में क्या था, बच्चों की शादी करवा देते, अभी भी राजस्थान के कई हिस्से, नागौर जैसा कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी ऐसे चाइल्ड मैरिज अभी भी हो रही है। उसके बाद बात आ रही है कि इन द केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन 4th, 5th में अगर कुछ कॉन्ट्रावेंशन करते हैं उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है? उसके रिगार्डिंग कहता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सिंपल है ये इम्प्रिजनमेंट, कितनी है वो? कह रहा है कि 1 मंथ की सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, और साथ के साथ ये बात कर रहा है कि फाइन हो सकता है 1000 तक, या 1000 का फाइन हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो ये पनिशमेंट का प्रोविजन जो है सेक्शन 18 में डिस्कस किया गया है। तो ये जो सेक्शन 18 का प्रोविजन है इसको आप अच्छे से साथ में कोऑर्डिनेट करके चलोगे, क्योंकि कई बार इसमें काफी कुछ डिटेल में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार की पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है। हालांकि पीसीएमए में क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोविजन कुछ है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम उसको भी साथ में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुझे अभी तक उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, तो हमें आगे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। अब हमने सेक्शन 12 के रिगार्डिंग वॉइडेबल मैरिज को डिस्कशन में लाना है। वॉइडेबल मैरिज होती क्या है? एक मैंने आपको समझाया भी था, वॉइड मैरिज होती है जो स्टार्टिंग से ही
जब शादी हुई उससे पहले ही वो कंडीशन को वॉयलेट कर रही थी, उस मामले में उसे वॉइड मैरिज बोला जाता है। लेकिन शादी हो चुकी है, शादी के बाद कुछ सब्सिक्वेंट कुछ हमें नॉलेज में आता है, सब्सिक्वेंट हमें कुछ पता चलता है, उसके रिगार्डिंग जो है वॉइडेबल मैरिज का कंसेप्ट होता है। वॉइड और वॉइड मैरिजेज में एक और क्या डिफरेंस है? वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में एक और डिफरेंस ये है कि वॉइड मैरिज के रिगार्डिंग अगर आप डिक्री डिक्लेयर नहीं भी करवाते हो तो कोई इश्यू नहीं अराइज होगा, लेकिन वॉइडेबल मैरिज में अगर आपने कोई डिक्री नहीं करवाई है तो ये माना जाएगा कि वो मैरिज जो है वो वैलिड ही है। जब तक वो आप उसे डिक्री डिक्लेयर नहीं करवाओगे वो वैलिड की कैटेगरी में आती है, लेकिन अगर आपने वॉइडेबल की डिक्री करवा ली तो वॉइडेबल की मैरिज में वॉइडेबल की कैटेगरी में आ जाती है। अगर हम पहले 5 थर्ड को डिस्कस करें, मैरिज की एज है 18 और 21 है गर्ल और बॉयज के लिए, बट ये मैरिज का कंसेप्ट क्या है? क्या ये वॉइडेबल या वॉइड है? अगर मान लो लड़की 17 की है और लड़का 20 का है तो क्या ये मैरिज वैलिड है? हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, इसे जो है वैलिड ही माना जाता है। लेकिन पीसीएम में आने के बाद, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज आने के बाद, अगर 21 साल का लड़का हो जाता है, उससे पहले अगर वो डिक्लेयर करवा देता है, उससे पहले नहीं, अगर मान लो वो डिक्लेयर करवा देता है, कोई एज इसमें कोई प्रेफर नहीं करता, अगर वो कोर्ट में जाके कहता है जी हमारी मैरिज जो है हमारी सहमति से नहीं हुई है तो हमारी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कर दीजिए, तो कोर्ट क्या करेगा? 2 साल का इनकी मैरिज के बीच में टाइम होता है कि मैरिज के 2 साल के अंदर अंदर अगर ये कोर्ट में एप्लीकेशन दे देते हैं तो पीसीएमए के तहत इसे वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। इसको वॉइड क्यों नहीं कहा गया? इसको वॉइड इसलिए नहीं कहा गया कि ये अगर इनकी शादी हो जाती है और इनका कोहैबिटेशन भी हो जाता है और एक चाइल्ड बोर्न हो जाता है, अगर एक बच्चा बोर्न हो जाए तो उसको क्या राइट होगा? अगर वॉइड में हो गया तो उसको कम राइट्स मिलेंगे, वॉइडेबल में उसको वैलिड के अकॉर्डिंग ही राइट्स मिलते हैं, इसलिए जो है वॉइडेबल का कंसेप्ट इसमें रखा गया है। अब हम निकालते हैं हमारा सेक्शन 12 का जो प्रोविजन है उसको डिस्कस करते हैं। काफी लेंथी प्रोविजन, उसको डिटेल में समझना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या कुछ कहता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 कह रहा है एनी मैरिज सोलमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी वॉइडेबल मे बी अन्नल्ड। डिक्री नलिटी, नलिटी का मतलब है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी कोई डिक्री डिक्लेयर अगर करवा देते हैं तो क्या क्या कंडीशन होगी? दैट पहला ये कहता है फर्स्ट क्लोज का ए पॉइंट ये बात कह रहा है, फर्स्ट क्लोज का 12 फर्स्ट का एक पार्ट कह रहा है द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ऑनिंग टू द इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंसी है, इम्पोर्टेंसी क्या होता है? जिसमें आदमी सेक्सुअल लाइफ जीने के लिए योग्य नहीं होता। अगर इम्पोर्टेंसी है रेस्पोंडेंट की, देखिए जो केस फाइल करेगा वो प्लेंटिफ होगा, पेटिशनर होगा, सिविल सूट में प्लेंटिफ होता है, पेटिशनर है, और दूसरी पार्टी रिस्पोंडेंट है। रिस्पोंडेंट की बात हो रही है, रिस्पोंडेंट अगर मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स में योग्य ही नहीं है तो उस मामले में आप जो है वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो मैरिज की। सेकंड कहता है कि दैट द मैरिज इज इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन, जो कंडीशन हमने 5 क्लोज 2 में, बी कहता है कि जो 5 क्लोज 2 की जो 3 कंडीशंस थी, जैसे मेंटल डिसऑर्डर था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड थी, रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी थी, रिकरेंट ऑफ इंसैनिटी थी, उस मामले में भी आप वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो। ये तो क्या है? फिजिकली, ये तो फिजिकली इनकैपेसिटी है, वो क्या होगा? वो मेंटली इनकैपेसिटी होगा, मेंटली इनकैपेसिटी होगा, तो उस मामले में आप करवा सकते हो। फिर सी ये कहता है दैट द कंसेंट ऑफ द पेटिशनर, जो कंसेंट थी पेटिशनर की, जो शिकायत करता है उसकी जो कंसेंट थी वो कंसेंट, और वेयर द कंसेंट ऑफ द गार्जियन इन द मैरिज ऑफ द पेटिशनर, या गार्जियन की कंसेंट थी, was required under section 5 as it stood immediately before the commencement of the Child Marriage Restraint Act 1978 the consent of said guardian। मान लो पहले क्या होता था, मैरिज के लिए जो है गार्जियन की कंसेंट होती थी, ये पहले की बात है। मौजूदा टाइम में गार्जियन की कंसेंट की कोई वैल्यू ही नहीं रही है, क्योंकि 18 साल की उम्र हो गई है, लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, और 21 साल की उम्र लड़का अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। तो पहले क्या होता था, या तो उसकी सेल्फ की कंसेंट, सेल्फ कंसेंट, या गार्जियन की कंसेंट इफ रिक्वायर्ड, अगर पुराने टाइप की कोई मैरिज थी गार्जियन कंसेंट है, और वो कंसेंट किस तरीके से ली गई थी? ऑब्टेन बाय फोर्स,
फोर्सफुली दबाव देके, गन पॉइंट पर, फ्रॉड धोखे से। धोखा कैसे हुआ, ये कह दिया कि कोई एडवोकेट है, उसने किसी एडवोकेट से मैरिज करनी है, तो उसको ये बताया गया कि आपकी वाइफ जो है वो एडवोकेट है, या आपके हस्बैंड जो है एडवोकेट है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक कोर्ट में सिर्फ एक मुंशी है, क्लर्क है, तो उस मामले में फ्रॉड एक तरीके से हुआ है। और नेचर ऑफ द सेरेमनी, फ्रॉड का मतलब है, ये फ्रॉड उस फ्रॉड की बात नहीं कर रही है, कह रहे हैं नेचर ऑफ सेरेमनी, सेरेमनी की रिगार्डिंग फ्रॉड हुआ है। जैसे ये कह दिया गया कि हमारे साइड विवाह में सिर्फ माला पहना की शादी होती है और फ्रॉड तरीके से वो शादी कर ली गई है, तो वो क्या है, नेचर ऑफ सेरेमनी के रिगार्डिंग है। फिर कहता है और एज टू एनी मटेरियल फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस कंसर्निंग मटेरियल फैक्ट, मटेरियल फैक्ट एक इसमें मोस्टली टर्म यूज होती है सप्रेसिव वेरी। सप्रेसिव वेरी एक टर्म होती है, सप्रेसिव वेरी, इसका मतलब होता है कि सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। ये क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, जो आवश्यक फैक्ट्स थे, जो बताना जरूरी था, वो छुपाए गए हैं, उस मामले में जो ऐसे मटेरियल फैक्ट माना जाएगा और मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा दिया जाएगा। अगर हम एग्जांपल के तौर से समझें, ए कोई बॉय है, वो शादी कर रहा है बी के साथ, बी ने ये बात छुपा ली कि उसको जो है जुआ खेलने की आदत है, या वो ड्रिंक करती है, या कोई ऐसा कुछ है, जो ये एक जज की पोस्ट पे बैठा है, इसके इस फैक्ट से इसकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ रहा है, तो ये सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट है, इसको छुपा लिया गया, इसके रिगार्डिंग जो है इशू अराइज हो सकता है, उनके रेपुटेशन में फर्क पड़ सकता है। या मान लो एक लड़की है, अच्छी पढ़ी लिखी है, उसकी शादी करनी है, अब उसके सामने रिश्ता आता है, रिश्ते वाले कहते हैं कि हमारा लड़का तो इससे भी ज्यादा पढ़ा हुआ है, झूठे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, या ये कह दिया कि हमारा जो बेटा है वो बिजनेस करता है, वो बिजनेस जो है, बिजनेस तो देखो एक कुल्फी बेचने का काम है वो भी बिजनेस है, और एक बड़े जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है वो भी बिजनेस है, तो उसमें भी सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट किया गया, सप्रेशन वेरी किया गया, उसकी वजह से भी इसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। डी पॉइंट कहता है कि अगर शादी के टाइम ही प्रेग्नेंट थी, अब ये औरत प्रेग्नेंट थी, तो इसका मतलब है ये राइट किसको मिला है, हस्बैंड को मिला है, हस्बैंड तो प्रेग्नेंट हो नहीं सकता। इंपोर्टेंसी क्या है, हस्बैंड इंपोर्टेंट हो सकता है, तो वाइफ को ये राइट मिला है। तो कह रहा है कि द रेस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ द मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन, सम अदर पर्सन वर्ड है यहाँ, अगर मान लो शादी से पहले ही हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन हो गए थे, और उससे अगर कोई प्रेग्नेंट होता है वो मैटर नहीं करेगा, अदर पर्सन की बात हो रही है, किसी दूसरे व्यक्ति से उसका कोई पहले शादी से पहले कोई रिलेशन था, इलीगल रिलेशन था, या जैसे भी था उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और एक जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो जो मैटर करेगा। फिर आगे सेक्शन इसका 12 का क्लोज टू है, वो इनके रिगार्डिंग ही कुछ एक क्या बताता है, आपको कंडीशन बताता है। कहता है ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 1, क्लोज सी क्या है, ये वाला, अगर इसके रिगार्डिंग अगर कहता है कि नो पिटीशन कब फाइल नहीं होगी, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज सी और सबसेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन अगर द पिटीशन इज प्रेजेंटेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर द फोर्स हैज सीज्ड। जब ये पता चल जाता है फोर्स जो है कि दबाव से ये काम किया गया था, उसके बाद से 1 ईयर का टाइम है, ऐसा नहीं कि शादी के टाइम से 1 ईयर का टाइम है, ये कह रहा है कि 1 साल का टाइम है, जब पता चलता है नॉलेज, आफ्टर नॉलेज है ये, आफ्टर नॉलेज अगर ये पता ये होता है कि फोर्स से हुआ था, तो 1 साल का टाइम पीरियड है, ये माइंड में रखना है इसके साथ। फिर कहता है कि द पेटिशनर हैज विद हिज फुल कंसेंट लिव्ड विद द अदर पार्टी टू द मैरिज एज हस्बैंड और वाइफ आफ्टर द फोर्स हैज सीज्ड टू ऑपरेट एज द केस में फ्रॉड हैज बीन डिस्कवर्ड। कह रहा है कि अगर मान लो पेटिशनर है, उसने विद हिज और हर फुल कंसेंट, पूरी कंसेंट के साथ दूसरी पार्टी के लिए रहने के लिए तैयार हो गई, आफ्टर द फोर्स ऐसी फोर्स होने के बाद भी, तो उस मामले में फिर पता चलता है कि फ्रॉड डिस्कवर हुआ था, तो ये कंडीशन है इन ग्राउंड्स पे फ्रॉड के मैटर में और इसके रिगार्डिंग फोर्स के मैटर में, तो भी ये माना जाएगा। फिर कहता है ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज डी क्लोज जो था जिसमें प्रेग्नेंट की बात हो रही थी, सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि शादी के टाइम पर वो इग्नोरेंट था, शादी के टाइम पे इग्नोरेंट था, ठीक है। अगर इग्नोरेंट था शादी के टाइम पे, तो ये पहली कंडीशन है इसकी, 3 कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो
कर सकता है इस मामले में। सेकंड कहता है द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ मैरिज सोलमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट। और कहता है कि एक साल का इसमें टाइम होगा, 1 ईयर टाइम पीरियड है कि अगर उसको पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है वो अवॉइडेबल की डिग्री ले सकता है। द थर्ड कहता है दैट मैरिटल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पेटिशनर हैज नॉट टेकन प्लेस सिंस द डिस्कवरी बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेट ग्राउंड। कहता है कि उसके बाद जो शादी के बाद जो संबंध होते हैं वो कंसेंट से हुए हैं। द कंसेंट ऑफ द पेटिशनर हैज नॉट टेकन, कंसेंट नहीं ली गई है और उसे डिस्कवरी हो गई है उस ग्राउंड की, तो वो भी जो है वहां पर मायने रखेगी। अगर कंसेंट से दोनों के बीच में रिलेशन बन गया है तो कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन कंसेंट नहीं है, नो कंसेंट, उस मामले में केस फाइल किया जा सकता है, सॉरी सूट फाइल किया जा सकता है, पिटीशन डाली जा सकती है एज अवॉइडेबल मैरिज की। तो आज के इस कंसेप्ट में हमने मेन समझ लिया है जो बे एक्ट के रिगार्डिंग है। अब एक दो केसेस है इसके रिगार्डिंग, वो हम देखेंगे। अगर हम जैसे ये वाला मैटर करता है ना, प्रेग्नेंट वाला बात कर रहा है, तो इसके अंदर भी सेक्शन 112 है इंडियन एविडेंस का, उसको भी साथ में रीड किया जाता है लेजिटिमेसी को प्रेजम्पशन करने की कि जो बच्चा है वो लेजिटिमेट है या नहीं है, उस मामले में भी उसको भी वहां पर कंसीडर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ केस लॉ की, वो केस जो है आप लिख लीजिए। अगर अवॉइडेबल मैरिज को हम देखें तो जनरल सेंस में तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि कम एज में शादी करवा दी जाती है और उसके बाद वो साथ ही रहना चाहते हैं, बाद में बहुत इश्यू आए होते हैं, तो अगर उन्हें पहले इस चीज की नॉलेज हो तो अवॉइडेबल मैरिज को डिक्लेयर करवाया जा सकता है। अब इसके अंदर बात आ रही है, कुछ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फ्रॉड और जो है फोर्स की क्या इंस्टेंस है, इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड और फोर्स के। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो ये आप नोट्स बना सकते हो। नेचर ऑफ सेरेमनीज, फर्स्ट है नेचर ऑफ सेरेमनीज। इसमें क्या कह रहा है कि विद द कंसीलमेंट फ्रॉम द पिटिशनर अबाउट द रियल नेचर ऑफ सेरेमनी, जैसे कि सिर्फ ये कह दिया कि शुद्धि सेरेमनी होनी है। नेचर ऑफ सेरेमनीज का मतलब है कि शादी होने वाली है, शादी से पहले ये कहा कि हमारे एक रिवाज है कि जो लड़की है उसको शुद्ध किया जाएगा। मान लो शुद्धि सेरेमनी है, एक सेरेमनी का नाम रख दिया कि पहले उसको मंदिर में ले जाया जाएगा, उसके पवित्र जल से नहाया जाएगा, उसके बाद वो शादी के लायक। तो इस प्रकार की सेरेमनी जो है, अगर पता चलता है कि वो कंसीलमेंट किया गया था कि ऐसी कोई सेरेमनी है नहीं, सिर्फ फ्रॉड के लिए किया गया था कि सिर्फ उसको दुखी करने के लिए, तो इसको माना जाएगा। आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज की पता ही नहीं था पार्टी की आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज टू द मैरिज। क्या उसकी पहचान थी, उसको छुपाया गया है, कंसीलमेंट किया गया। थर्ड कहता है कंसीलमेंट ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। अगर कोई कास्ट में मैरिज करना चाह रहे थे उस टाइम में उसको कंसील किया गया कि वो किस कास्ट में। मान लो एक हिंदू है, वो हिंदू के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन वहां पर कंसीलमेंट ऑफ रिलीजन और कास्ट। फिर बात आती है डिजीज, कंसीलमेंट ऑफ डिजीज है। डिजीज है जैसे एड्स वगैरह कोई बीमारी है उसके रिगार्डिंग कुछ छुपा लिया या कोई अदर डिजीज हो सकती है। फिर है प्रीवियस मैरिज की कंसीलमेंट ऑफ प्रीवियस मैरिज। फिर 6 पॉइंट कहता है कंसीलमेंट ऑफ एज, एज को कंसील कर लिया, पता चला शादी के बाद वो तो 10 साल बड़ी है। फिर है इलेजिटिमेसी, इलेजिटिमेट है वो, उसका ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
कोई अदर फ्रॉड अगर इस टाइप से किया गया है तो वो भी कंसीलमेंट माना जाएगा, जैसे कि कंसीलमेंट ऑफ अनचेस्टिटी, इसका मतलब एक व्यक्ति इमोरल एक्टिविटी कर रही है, वो किसी शादी से पहले भी वो क्या अलग अलग मर्दों से रुपए के लिए रिलेशन बनाती थी, ऐसे कोई निकल के आता है तो वो भी कंसीलमेंट माना जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, इसमें केस है वो आप लिख लीजिए। पहले इसमें एक इम्पोर्टेंट केस और था, मैं देखती हूँ कहाँ नोट किया मैंने। सबसे पहले 12A के रिगार्डिंग केस है, जो 12 फर्स्ट का एक रोज उसके रिगार्डिंग केस है। उस केस में क्या था, केस का नाम आप लिख लीजिए, शारदा वर्सेस धर्मपाल। ये जो है ये किससे रिलेटेड है, इंपोर्टेंसी से रिलेटेड है। इसमें ये बात की गई, जब कोर्ट में वाइडेबल मैरिज की बात आई तो ये माना कहा गया कि इसका जो टेस्ट करवाया जाए कि ये एक्चुअल में इंपोर्टेंट है या नहीं है। तो उस टाइम में ये क्वेश्चन निकल के आया कि वेदर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वायोलेटिंग ऑफ आर्टिकल 20, ये जो है टेस्ट जो है वेदर वायोलेटिंग ऑफ आर्टिकल 21 read with section 20 clause 3। 21 तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 20 clause 3 है सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने ये बात कही कि ये किसी प्रकार का वॉलेटिव नहीं है, नो, क्योंकि मान लो किसी का ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में पता चलता है ये बी पॉजिटिव है, तो क्या वो फैक्ट चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन 20 clause 3 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाता है कि वो अपने खिलाफ कोई बयान दे जिससे वो फंस सकता है, उसको पनिशमेंट हो सकती है, तो उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई फिजिकल इनकैपेसिटी है, उसका अगर टेस्ट होता है तो क्या उसकी वो फिजिकल इनकैपेसिटी बदल जाएगी? वो वही रहने वाली है। किसी का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है तो क्या वो एम पॉजिटिव हो जाएगा या ओ पॉजिटिव हो जाएगा? अदर ब्लड ग्रुप हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसमें यही माना गया कि ये एक इम्पोर्टेंसी की बात है, और ये जो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स भी हो सकता है और ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज भी हो सकता है। इसलिए इस केस को यही माना गया कि कोई वायलेशन नहीं है। फिर एक और केस है इसमें, रीता निजवाने वर्सेस बालकृष्णा निजवाने। रीता निजवाने वर्सेस बालकृष्णा निजवाने। इस केस में क्या था, यह बताया गया था कि इंपोर्टेंसी जो है ग्राउंड है किस चीज का, मैरिज का भी ग्राउंड, सॉरी डाइवोर्स का भी ग्राउंड बनेगा ये, दिस इज ऑल्सो डाइवोर्स ग्राउंड। सेकेंड ये बात कही गई कि मेंटल क्रूरल्टी भी मानी जाती है ये, इट इज ऑल्सो मेंटल क्रूरल्टी। जब हम क्रूरल्टी का कंसेप्ट करेंगे ना, क्रूरल्टी का कंसेप्ट करेंगे डाइवोर्स के ग्राउंड में, उस टाइम में ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंटल क्रूरल्टी में इस केस को भी रखा गया था। तो अगला केस है इसमें गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। थर्ड केस है इसमें गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर AIR का कोई इश्यू हो तो आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये क्या, इसमें ये बात कही गई कि जो मैट्रिमोनियल कोर्ट है ना, उसके पास भी पावर है, पावर ऑफ मैट्रिमोनियल कोर्ट्स, मैट्रिमोनियल कोर्ट्स के बाद भी पावर है टू एग्जामिन करने की इंपोर्टेंसी। ये बात कही गई थी गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में। अब बात आती है अगला केस। अगला केस इसमें इंपॉर्टेंट है आशा कुरैशी वर्सेस आफाक कुरैशी। ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के बारे में है। आशा कुरैशी, अगर आपको ये लगता है कि मैंने रद्द कर दिया, आपने नोट नहीं किया, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप फटाफट इसको पॉज करा करो और उसके बाद इसे नोट करके फिर कंटिन्यू कर लिया करो, इससे कोई इश्यू भी नहीं आएगा और आप अच्छे से नोट भी कर पाओगे। क्योंकि मैं अगर इतनी देर वेट करूंगी तो फिर आगे हमारा ये लेक्चर जो है काफी लेंथी बन जाएगा। अगला केस है आशा कुरैशी
आशा कुरैशी वर्सेस आफाक कुरैशी। इसमें ये बात कही थी कंसीलमेंट ऑफ मैरिज जो है वो मटेरियल फैक्ट है। कंसीलमेंट ऑफ मैरिज, मैरिज का मतलब प्री मैरिज, इज अ मटेरियल फैक्ट। ये मटेरियल फैक्ट की कैटेगरी में आएगा, ये बात इसमें कही गई थी। अब इसको फटाफट नोट कीजिए। इससे अगला हमारा केस है, इसके अंदर केस आएगा अनुराग आनंद वर्सेस सुनीता आनंद। अनुराग आनंद वर्सेस सुनीता आनंद। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये बात कही कि जो स्टेटस ऑफ हस्बैंड और इसकी इनकम है वो भी जो अगर कोई छुपाई जाती है, इनकम एंड स्टेटस इफ कंसील्ड, अगर छुपाया जाता है, इट इज मटेरियल फैक्ट, ये भी एक मटेरियल फैक्ट होगा। ये बात इसमें कही गई थी, आप इसे नोट कीजिए। फिर हम आगे फर्दर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फर्दर इसको डिस्कस करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इससे आगे हम देखें कि कौन सा केस इसमें रह गया है, तो इसमें आगे अनुराग आनंद का केस हो गया है, सुनीता आनंद का केस हो गया है, और इसमें कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जिसको हमें करना होगा। तो आज का कंसेप्ट जो हमारा यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। फिर बात आती है सेक्शन 16 की, उसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट हम कर लेते हैं। सेक्शन 16 में क्या कुछ है। सेक्शन 16 का कल मैंने वॉइड मैरिज के रिगार्डिंग क्लॉज 1 में करवाया था। अब सेक्शन 16 का भी बात कर रहा है कि जो वॉइडेबल मैरिज होती है, अगर वो वॉइडेबल मैरिज कोर्ट में डिक्लेयर करवा ली जाती है, तो उसके बाद उसकी क्या कंसिक्वेंसेज होगी, किस तरीके से उसको देखा जाएगा। तो वही बात कही गई है कि वेयर अ डिग्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड, सेक्शन 16 का सेकंड क्लॉज देखिए आप, वेयर अ डिग्री फॉर नलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अवॉइडेबल मैरिज। तो कहता है कि अगर वो चाइल्ड बिगोटन है, या तो वो प्रेग्नेंट है लेडी उस टाइम, या उसने पैदा कर बिगोटन मतलब उसको जन्म दे दिया, या वो कंसीव किया है उसने, अभी उसके बच्चा जो कंसीव ही हुआ है, तो अगर उससे पहले डिग्री अगर हो जाती है, तो उसकी जो लेजिटिमेसी है वो ये माना जाएगा कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा पार्टीज का, और उसके बाद जो उसके जो भी राइट्स होंगे वो सारे के सारे राइट्स उसे प्रोवाइड होंगे। अब कौन से राइट्स होंगे, वो इसका क्लॉज 3 कहता है। क्लॉज 3 कहता है नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी कंस्ट्रूड एज कन्फरिंग अपॉन एनी चाइल्ड ऑफ मैरिज विद नल एंड वॉइड, और विच इज अनल। कहता है या तो वॉइड मैरिज डिक्लेयर हो गई है या वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर हो गई है, तो उस मामले में कोई भी राइट जो है प्रॉपर्टी का पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से वो ले सकता है, दोनों पेरेंट्स से लेगा। प्रॉपर्टी राइट हो गया यहाँ पर, बोथ पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी राइट होगा। सेकंड मेंटेनेंस राइट है, वो कौन देता है, मेंटेनेंस राइट जो 125 भी देता है, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी देता है। उसके बाद बात आ रहा है कि सच चाइल्ड वुड हैव बीन इनकेपेबल ऑफ पोजेसिव और एक्वायरिंग एंड सच राइट्स बाय रीजन ऑफ, की कहता है कि इस तरीके से उसको आप ये नहीं कह सकते कि जो उसको राइट्स मिलने थे लीगल मैरिज में, वैलिड मैरिज में, तो वो राइट से वंचित नहीं किया जा सकता। यही बात जो है सेक्शन 16 कहता है। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो इसमें एक नीचे केस भी है, जिनिया क्योटिन वर्सेस कुमार सीताराम मांझी। ये केस भी एक इंपॉर्टेंट केस है, ये सेक्शन 16 से रिलेटेड है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैं लिखवा देती हूँ, जिनिया क्योटिन वर्सेस कुमार सीताराम मांझी, कुमार सीताराम मांझी। इस केस में सेक्शन 16 की जो लेजिटिमेसी है उसको यहाँ पर अपहेल्ड किया गया था, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके अंदर और ज्यादा आज भी डिस्कस करने का कुछ नहीं है। कल जो हम करेंगे सेक्शन 5 का क्लोज 3 है एज के रिगार्डिंग, उसमें पीसीएम में क्या कहता है उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, और करंट में क्या कोई ऐसा डिसीजन आया है जिसमें 18 साल से ऊपर होने के बाद कोई भी कपल जो है वो लिविंग में रह सकते हैं, क्या ऐसा कोई डिसीजन आया है? अगर आया तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो कल का लेक्चर हमारा इंटरेस्टिंग भी होगा और इट में भी लेंथी भी हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें कुछ पीसीएमए के भी कुछ प्रोविजंस आपको नोट करवाऊंगी जो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट क्या है कि हमें बेसिक नॉलेज जो है पीसीएमए के रिगार्डिंग भी होनी चाहिए, जिससे क्या है
फर्दर हम अच्छे से जो है इस पूरे कंसेप्ट को 5 क्लॉज 3 के पूरे कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए और इन फ्यूचर अगर हमें मेंस एग्जाम देना हो तो उसमें भी हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फर्दर जो भी वीडियो अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप LLB भी कर रहे हो और आपके फ्रेंड सर्कल में अगर इनके रिगार्डिंग कोई आपको ढंग के वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो उनको भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी फर्दर इससे बेनिफिट्स उठा सकें। कोरोना के इस काल में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का और अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।